Our next question is also very important, and you can say this is one of the most important topic uh, of your course. कि आपके मुल्क में मनी सप्लाई है कितनी, लोगों के पास कितने पैसे हैं, हुकूमत के पास पैसे कितने हैं, पैसा जो सर्कुलेशन में है उसको लिक्विडिटी कहते हैं और वो उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। उसकी अहमियत ऐसे ही है जैसे कि आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है, और ब्लड का काम ये है कि वो आपकी जो खुराक है वो जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा तक लेके जाए, ऑक्सीजन को कैरी करता है, और इसके अलावा इसके बाकी फंक्शंस भी हैं। इसी तरह जो करेंसी या जो पैसे होते हैं, इट इज़ बेसिकली अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसकी वजह से चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती हैं, एक्सचेंज होती हैं, इकनॉमिक एक्टिविटीज़ फ्लरिश करती हैं। अगर किसी मुल्क में पैसों की कमी हो मतलूबा ट्रांजैक्शन या गुड्स एंड सर्विसेज के मुकाबले में, तो वो मुल्क बार्टर सिस्टम जैसी मुश्किलात फेस करता है और इकनॉमिक एक्टिविटीज़ स्लो होती हैं। और अगर किसी मुल्क में गुड्स एंड सर्विसेज के मुकाबले में पैसों की फरावानी हो और पैसे बहुत ज़्यादा मकदार में प्रिंट किए जाएँ, तो फिर उन पैसों की वैल्यू नहीं रहती और फिर आपको इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन्फ्लेशन की जो बुनियादी वजह है, वो ज़्यादातर पैसों की फरावानी नहीं बल्कि शॉर्टेज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में एजुकेशन देख लें, हेल्थ फैसिलिटीज़ देख लें, इलेक्ट्रिसिटी देख लें, ये सारी चीज़ों की कीमतें इसलिए बढ़ी हुई हैं कि डिमांड बहुत ज़्यादा है और इनकी सप्लाई मतलूबा मिकदार में नहीं है। तो जब तक सप्लाई ना बढ़े उस वक़्त तक आप इनकी इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। और अब आपने जो क्वेश्चन है वो ये है कि यू नीड टू प्रूव दैट इंक्रीज इन मनी सप्लाई कैन बी अ सोर्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी and decrease in prices in country like Pakistan, and you need to explain your answer with the help of a sequence of different macroeconomic variables। आपने इसको साबित करना है कि अगर हम मनी सप्लाई को बढ़ा दें तो पाकिस्तान में प्रॉस्पेरिटी होगी और पाकिस्तान में इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में विद द हेल्प ऑफ अ सीक्वेंस एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सो इफ़ वी इंक्रीज मनी सप्लाई विच इज़ शोन बाय एम एस फॉर अ प्रोडक्टिव पर्पस, इसको नॉन प्रोडक्टिव पर्पस के लिए करेंसी को प्रिंट नहीं किया जाएगा बल्कि इसको बढ़ाया जाएगा। अब जब लोगों के पास पैसे आते हैं तो जाहिर है लोगों ने उसको खर्च करना होता है। तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि आपकी या तो कंजम्पशन बढ़ेगी, लोग खर्च करेंगे, उनको पैसों की ज़रूरत है तो वो खर्च करते हैं। जो कंज्यूमर है वो तो कंजम्पशन को बढ़ाएंगे और जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करेगा। और अगर ये पैसे हुकूमत के पास जाएं तो हुकूमत भी अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाएगी। और ये तीनों चीज़ें मिलके आपकी जीडीपी बनती है। इसका मतलब है आपकी नेशनल इनकम। सो व्हेन यू विल इंक्रीज योर मनी सप्लाई इट कैन इंक्रीज योर कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। अब इस सारी चीज़ों का मतलब ये है कि आपकी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ शुरू हो रही हैं, क्योंकि जब आप कंज्यूम करते हैं तो किसी की चीज़ को डिमांड करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि योर एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीज, एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट गुड्स विल इंक्रीज। अब जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, और प्रोडक्शन के बढ़ने का मतलब ये है कि आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी। अब जिस चीज़ की भी सप्लाई बढ़ जाए उसकी प्राइसेस नीचे चली जाती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि प्रोडक्शन के बढ़ने से आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट के बढ़ने से आपकी इनकम बढ़ेगी, और जब इनकम बढ़ेगी तो ये फर्दर आपकी कंजम्पशन को, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगी, और इससे कुछ और फर्म्स की, कुछ और प्रोड्यूसर्स की डिमांड बढ़ेगी और उससे उनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, कुछ और लोगों को हायर किया जाएगा, उनकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ओवरऑल मार्केट में सप्लाई बढ़ती जाएगी। और जब चीज़ों की सप्लाई बढ़ती है, लोगों की इनकम बढ़ती है, और फिर एक ख़ास लेवल के बाद इनकम अगर ख़ास लेवल के बाद बढ़ जाए तो लोग डिमांड नहीं बढ़ाते, ख़ास तौर पे वो आइटम्स की जो कि सीपीआई की आइटम्स हैं। एक शख्स की तनख्वाह अगर 50,000 है तो वो सीपीआई की बहुत सी आइटम्स को सेक्रीफाइस कर रहा होगा। गरीब आदमी उसको परचेज़ करने के काबिल नहीं होगा। लेकिन जब किसी की आमदन बढ़ती जाए तो फिर वो उनकी डिमांड नहीं बढ़ाता बल्कि वो कुछ और चीज़ों की तरफ जाता है। वो लग्ज़री आइटम्स होती हैं और उनकी अगर कीमत बढ़ भी जाए तो हमें उसमें वो इन्फ्लेशन में शामिल नहीं होती बेसिकली। तो इंक्रीज़ इन मनी सप्लाई can be a source of increase in prosperity and reduction in inflation। अब मैं इसको एक और मेथड के ज़रिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। When you will increase money supply, the price of money available is basically rate of interest।
जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम होने का इन्वेस्टमेंट पे क्या असर होता है? We have already learned that there is a negative relationship between rate of interest and investment. जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, क्योंकि लोगों को लोन सस्ता मिलता है तो वो पैसे लेके इन्वेस्ट करते हैं। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो पीपल रिड्यूस देयर सेविंग्स। लोग कहते हैं कि जी बैंकों से पैसे जमा करवा के कोई ख़ास मिलेंगे नहीं, तो वो सेविंग नहीं करेंगे। अगर वो सेविंग नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि वो खर्च करेंगे, इसका मतलब ये है कि वो इन्वेस्ट करेंगे। अब ये दोनों चीज़ें माशरे की तरक्की के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि इससे प्रोडक्शन होती है। जब इससे प्रोडक्शन होती है तो इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है और इससे रियल सेक्टर ग्रो करता है और ओवरऑल इन्फ्लेशन भी कम हो जाती है और प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ती है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ज़रिए जब आप इसको कम करते हैं, मनी सप्लाई को बढ़ाने से, तो भी आपकी प्रॉस्पेरिटी हो सकती है और इन्फ्लेशन भी कम हो सकती है।